स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, क्या मतलब इसका कारण क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली एक न्यूरोलॉजी की बीमारी है। स्ट्रोक्स के मेन टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कितने तरीके के तो होते हैं? जैसे कि खून की धमनी ब्लड सप्लाई कर रही है, तो अगर हम इसमें माने तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? डायबिटीज और हाइपरटेंशन। अगर इन दोनों स्ट्रोक्स होते हैं, ये इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? मेजर और माइनर में मतलब डिफरेंस क्या होता है? एक होता है, क्या विदाउट सीटी भी ये पता पड़ सकता है कि इनको थ्रोम्बोलाइसिस हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मरीज को लक्षण आए। सीटी नॉर्मल होना चाहिए या कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए? प्लेन सीटी Plain सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्लेन सीटी। क्या ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये भी स्ट्रोक में बिल्कुल शामिल होते हैं? डिस्लिपिडीमिया जिसे बोलते हैं। दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है और आज पुनः हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंस अग्रवाल। सर के बारे में मैं बस क्योंकि पहले आ चुके हैं तो पहले अपनी सर की स्पेशलिटी बताऊंगा। सर हैं न्यूरो फिजिशियन, जो न्यूरो के डॉक्टर होते हैं वो है। और आज हम स्वागत है सर सबसे पहले तो आपका हमारे शो में। थैंक यू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकता है और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्ट्रोक्स के बारे में। स्ट्रोक्स जब भी किसी को होता है तो एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो आज हम इस शो में सर से जानेंगे कि ये होता क्यों है, इसके अगर हुआ है तो होने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या इमीडिएट क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो सर सबसे पहले ये बताएं कि स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, क्या मतलब इसका कारण क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली एक न्यूरोलॉजी की बीमारी है। जी। जैसे कि हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए उनके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है, जो खून की धमनियां होती हैं खून ले जाती हैं। जी। तो अचानक से अगर किसी भी खून की धमनी में खून का जाना किसी कारणवश बंद हो जाता है, जी। तो उस खून की धमनी से जो दिमाग का एरिया सप्लाई हो रहा था उसके अंदर वो फंक्शन कम करना बंद कर देता है। और जो वो एरिया जिस बॉडी पार्ट को चला रहा है तो वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। ओके। तो सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो का कम होने से जो ब्रेन का एरिया डैमेज हो गया वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसी को अपन स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक बोलते हैं जी। राइट। मतलब जैसे आपने कहा कि ब्रेन का जो पार्ट का एरिया जी काम करना बंद गया, मतलब इज इट लाइक दैट कि अगर लेफ्ट हैंड ने काम करना बंद करा तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन तो यूजुअली ऐसा रहता है कि राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। ओके। तो अगर राइट साइड के ब्रेन में अगर प्रॉब्लम होगी तो लेफ्ट साइड के एरिया में लेफ्ट साइड की बॉडी काम करना कम कर सकती है। राइट। अच्छा सर, इसके स्ट्रोक्स के मेन टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कितने तरीके के तो होते हैं? जैसे कि खून की धमनी ब्लड सप्लाई कर रही है तो उसके अंदर दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम है कि वो खून जाना बंद हो जाए, तो क्लॉट अगर ब्लड वेसल के अंदर बन जाता है तो उसको बोलते हैं अपन इस्कीमिक स्ट्रोक। जी। दूसरा कारण हो सकता है जिसमें ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अचानक से वो ब्लड वेसल रप्चर कर सकती है। उसको अपन बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो मुख्यतः दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक। ओके जी। तो मतलब क्या इसमें किसी भी टाइप के स्ट्रोक में माइंड में ब्लीडिंग हो जाती है? हाँ, तो बेसिकली अगर ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट है तो उसकी वजह से खून का रिसना बंद हो जाएगा, खून का जाना बंद हो जाएगा बॉडी पार्ट में और ब्रेन के एरिया में, तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलेंगे। और खून की नस फट जाती है तो उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी ब्रेन के अंदर, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अच्छा। हाँ राइट। अच्छा सर, अगर मैं जनरल टर्म्स में पूछूं कि आजकल स्ट्रोक्स के बढ़ने के कारण क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं ये इतने? तो पहले तो हमें जानना चाहिए तो किन मरीजों में स्ट्रोक का होना कॉमन होता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी। तो रिस्क फैक्टर में जैसे कि एक बढ़ती उम्र भी एक रिस्क फैक्टर होती है, अगर उम्र ज्यादा है तो वो भी एक रिस्क है। जी। दूसरी रिस्क होती है बीपी का बढ़ना, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं। तीसरा होता है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में फिजिकल इनएक्टिविटी है, हम काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ओके। तो ये सब है तो हमारे स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास, बीपी का है, शुगर का है, स्मोकिंग का है, अल्कोहल का है। तो अगर हम इसमें माने तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? डायबिटीज और हाइपरटेंशन। अगर इन दोनों में चूज करने के लिए बोला जाए तो हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, जो कि बहुत कॉमन है क्योंकि ये दोनों बीमारियों को अपन साइलेंट किलर बोलते हैं। जी। पेशेंट कई बार हम बीपी की चेक करते हैं, बताते हैं बीपी की प्रॉब्लम है, वो कहता है हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती, सीधे इमरजेंसी में लैंड करते हैं जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको कि जैसे मेरे एक परिचित थे, उनकी सडनली बैठे बैठे आंख में ब्लड आ गया था। बट जब हमने सीटी कराया
तो उनके ब्रेन में कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं निकले, तो क्या उसको भी ब्रेन स्ट्रोक बोला जा सकता है? नहीं, तो जब बीपी बढ़ता है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होने लगे बॉडी में जी, तो अचानक से बीपी बढ़ने की वजह से एक तो यह है कि स्ट्रोक हो जाता है, नस फटने के चांसेस होते हैं, वो भी हो जी, सकता है। जी, दूसरा, कई बार नाक के थ्रू भी ब्लीडिंग आ सकती है, जिसे एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ओके, कई बार तेज प्रेशर की वजह से हमारे आंख के जो आगे जो वेसल्स होती हैं पतली पतली, वो भी कई बार रप्चर कर जाती हैं, ओके, तो उसे कंजंक्टिवल हेमरेज बोलते हैं। तो वो भी बीपी बढ़े होने की वजह से या किसी तरह से प्रेशर बढ़ा है तो उसकी वजह से उसकी हो वजह सकता से। है। तो दैट इज नॉट स्ट्रोक। ओ अच्छा, वो स्ट्रोक स्ट्रोक नहीं है। अगर स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको अपन स्ट्रोक बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, स्ट्रोक को अगर हम पहचानना चाहें तो पहले से कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए कि ये स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटीज है? हाँ, तो स्ट्रोक का मतलब होता है सडन। सडन का मतलब जैसे चुटकी बजाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी क्षण भर मात्र में अगर कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो इसको इजीली रिमेम्बर करने के लिए गाइडलाइंस में बताया कि फास्ट करके एक निमोनिक होता है, FAST। जी, तो F का मतलब होता है फेस। फेस का मतलब अचानक से आपके मुंह का टेढ़ा हो जाना, अचानक से आवाज में तुतलापन आ जाना जी, और जैसे अपन पानी पी रहे हो एक साइड से पानी गिरने लगे चेहरे से, तो ये फेशियल वीकनेस का सिम्टम हो सकता है। ये जी, मुंह फुलाने में दिक्कत आ रही है, पानी नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। दूसरा ए होता है, ए का मतलब होता है आर्म। आर्म वाला हाथ, अचानक से हाथ से पकड़ने में दिक्कत आने लगे, हाथ काम नहीं कर, हाथ का मतलब पैर भी हो सकता है, हाथ या पैर, इसमें से किसी भी तरह की कोई वीकनेस आ जाए, चलने में अचानक दिक्कत आने लगी, हाथ से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आर्म होता है, ए। ओके। तीसरा होता है एस। एस का मतलब स्लरिंग ऑफ स्पीच। स्लरिंग का मतलब अचानक से चेहरे मुंह से बोलने में तकलीफ हो रही है जी, हकलाना शुरू हो जाए, या कुछ भी शब्द अपन बोल रहे हैं तो शब्द साफ नहीं निकल रहे हैं, तो इसको स्लरिंग ऑफ स्पीच बोलते हैं। चौथा होता है टी। टी का मतलब होता है टाइम। टाइम इज ब्रेन। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको कुछ भी मिल रहे हैं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल रोल होता है टाइम का। अपन को बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, इमीडिएटली इमरजेंसी में जाना है जहाँ पे प्रेफरेबली कोई न्यूरो का डॉक्टर हो अवेलेबल। ओके। तो टाइम इज ब्रेन। अगर हम 1 मिनट भी वेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि करीब 20 लाख न्यूरॉन्स आपके खराब हो जाएंगे। तो 1 मिनट भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा फास्ट तो निमोनिक ये हो गया, इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जो स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। एक सिम्टम होता है अचानक से बैलेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, चलना नहीं बन पा रहा है, एक साइड में गिर रहे हैं या चलने में लड़खड़ा रहे हैं पैर, तो ये बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आई प्रॉब्लम। आई में अचानक से धुंधला दिखने लगे, या आंख घुमाने में दिक्कत लग रही है, अचानक से 2 दिखने लग जाए, या अचानक से आंख की रोशनी चली जाए, तो ये भी सिम्टम स्ट्रोक का हो सकता है। तो इसको अभी चेंज कर दिया, तो अपन इस निमोनिक को बोलते हैं बी फास्ट। BEFAST। बी का मतलब बैलेंस, ई का मतलब आई, एफ फेशियल, ए आर्म, एस स्लरिंग, टी इज टाइम। ओके। इसके अलावा भी सिम्टम हो सकता है अचानक से बहुत तेज सर दर्द होने लगे और दिमाग में नस पड़ जाए, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। अच्छा। तो ये भी अचानक से सर दर्द होना भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अच्छा सर, ये जैसे कभी-कभी कुछ लोग फेस करते हैं कि जैसे किसी की आंख में फड़फड़ाहट हो रही है, या ये नर्व एरिया होता है, यहाँ पे भी उसकी नसें हिलने लगती हैं, फड़कने लगती हैं, क्या वो भी एक सिम्टम होता है स्ट्रोक का? नहीं, वो नहीं होता, वो बेसिकली फेसिकुलेशन बोलते हैं उसको जी। अचानक से किसी भी नर्व के अंदर, मसल्स के अंदर करंट ज्यादा आ जाना, तो वो सिम्टम कई बार एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, अपन किसी वजह से टेंशन में है जी, नींद पूरी नहीं हुई, कुछ भी कारण हो सकता है उसका, यूजुअली वो कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा जी, राइट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि माइल्ड स्ट्रोक था, कुछ बोलते हैं मेजर स्ट्रोक था, तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बेसिकली इसमें अंतर क्या होता है? तो ये सिम्टम्स के बेसिस पे होता है, तो एक स्कोरिंग भी करते हैं हम लोग जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, NIHSS स्केल बोलते हैं उसको जी। तो उसमें अपन क्वांटिफाई करते हैं वीकनेस कितनी ज्यादा है जी। तो हल्का सा चेहरा टेढ़ा हुआ ना तो कम नंबर देंगे, ज्यादा टेढ़ा है तो ज्यादा नंबर देंगे, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो नंबर बढ़ जाएंगे, हाथ की वीकनेस के अकॉर्डिंग, पैर की वीकनेस के अकॉर्डिंग, चलने में दिक्कत के अकॉर्डिंग, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, उनके बेसिस पे अपन नंबरिंग करते हैं। राइट। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब ये जो स्ट्रोक्स होते हैं ये इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? मेजर और माइनर में मतलब डिफरेंस क्या होता है? एक होता है माइनर स्ट्रोक, एक होता है मेजर स्ट्रोक। तो माइनर मेजर हम सिम्टम्स को देख के एक स्कोरिंग करके हम डिसाइड करते हैं जी। पर माइनर स्ट्रोक कई बार TIA को बोलते हैं अपन, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ भी स्ट्रोक का लक्षण आता है, जैसे कि
चेहरा टेढ़ा होना, या फिर आवाज में तुतलापन या स्लरिंग होना, हाथ में हल्की वीकनेस आना, पैर में आना, और वो यूजुअली 2-3 घंटे के अंदर इम्प्रूव हो जाती है अपने आप से। यूजुअली कहते हैं 24 आवर्स से पहले भी रिकवर हो सकते हैं, पर ज्यादातर केसेस में 1-2 घंटे के अंदर ही रिकवर हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, और इस तरह के सिम्टम्स आए एक तरह से वार्निंग होती है, दोबारा भी स्ट्रोक हो सकता है, वो मेजर हो सकता है। मेजर का मतलब ये प्रॉब्लम जो 24 घंटे से ज्यादा चल रही है और डेफिसिट बहुत ज्यादा है, सिम्टम्स बहुत है, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपके हाथ पैर में ज्यादा दिक्कत है, तो ये सब सिम्टम्स अगर ज्यादा है तो उसे मेजर स्ट्रोक बोलते हैं। राइट जी, ओके। अच्छा, जैसे स्ट्रोक हुआ तो उसके कितनी देर के अंदर या कितने मिनट के अंदर हमको उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मेजर होता है, मतलब जिसको हम गोल्डन टाइम बोल सकते हैं? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको लक्षण बताए, अगर इस तरह की लक्षण किसी भी परिवार में किसी को भी हो रहे हैं तो हमें 1 सेकंड भी डिले नहीं करना है। सबसे पहले ये पहचान लेना है कि इनको इस तरह के सिम्टम्स हुए और तुरंत ही किसी हॉस्पिटल में आसपास ले जाना है। ओके, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल के अंदर पहुंचना है, क्योंकि वहां पे अपन जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले अपन शुगर चेक होगी, हमारी बीपी चेक होगा, फिर सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन से अपन को पता चलेगा कि खून की नस ब्लॉक हुई है, नस फटी है। उसी की बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर नस ब्लॉक हुई है तो 4.5 घंटे के अंदर अगर अस्पताल के अंदर पहुंच गए हो, सीटी हमने करा लिया, सीटी में पता चला है कि इस्कीमिक स्ट्रोक है, नस ब्लॉक हुई है, तो हम 4.5 घंटे के अंदर एक थ्रोम्बोलिसिस करके एक चीज होती है जिससे हम क्लॉट को घोलने की दवाई दे सकते हैं, जैसे एल्टीप्लेज या टेनेक्टिप्लेज दवाई का नाम है। तो ये हम पेशेंट को 4.5 घंटे के अंदर पहुंच रहा है तो दे देते हैं। तो इससे रिकवरी का चाहिए, इससे गोल्डन पीरियड बोलते हैं, गोल्डन आवर्स बोलते हैं। 4.5 घंटे के अंदर अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हो, 4.5 घंटे के अंदर हमको उस क्लॉट को घोलने की दवा देनी पड़ती है। और सबसे पहले तो आप टाइम नोट करें कि इनको लक्षण कितने बजे आए, कितने बजे उस टाइम को नोट करो और अस्पताल में जाते ही बताए कि इतने बजे ये सिम्टम्स इनको शुरू हुए थे, जिससे अपन डिसाइड कर सकेंगे कितना टाइम हो गया स्ट्रोक हुए, और सीटी करके शुरू की कुछ जांचें करके अपन डिसाइड कर सके अपन की दवाई कौन सी देगी, दवा कौन सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। अच्छा सर, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अभी आपने बताया कि जो पेशेंट जो हमारे गोल्डन आवर होते हैं वो 4.5 घंटे होते हैं, उन 4.5 घंटे के अंदर हमको क्लॉटिंग के लिए दवा देनी पड़ती है, राइट जी। अच्छा, सबसे पहला घर वालों का एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि घबराना नहीं है, अपने टाइम को नोट करें कितने बजे और क्या लक्षण मरीज को महसूस हुआ है जी, और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम तुरंत अस्पताल कॉल करें, एम्बुलेंस कॉल करें अपनी गाड़ी में, तुरंत किसी भी नियरेस्ट अस्पताल में मरीज को ले जाएं, जहाँ पे प्रेफरेबली अगर न्यूरोफिजिशियन कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो उस अस्पताल में आप तुरंत ले जाएं। ओके। और अगर मरीज को शुगर की बीमारी है, कुछ इस तरह का हुआ है कि शुगर लो होने के चांसेस हैं, तो शुगर भी चेक कर लें अगर आपके पास अवेलेबल है। टाइम नहीं वेस्ट करना है अपन को किसी भी चीज में, किसी भी कंडीशन में टाइम तुरंत अस्पताल में लेके जाना है। और दूसरी चीज, कुछ भी मुंह से देने की कोशिश नहीं करें उस टाइम। कई बार ऐसा होता है मुंह से अपन टैबलेट देने की कोशिश करते हैं, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, ये सब करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। मुंह से नहीं देना है, अस्पताल ले जाना है मरीज को जितनी जल्दी हो सके। राइट जी। अच्छा सर, जैसे आपने वर्ड यूज किया थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बोलाइसिस बेसिकली क्लॉटिंग के लिए हम बात करते हैं जी। तो इस केस में सबसे पहले जिसको हो जाता है तो क्या विदाउट सीटी भी ये पता पड़ सकता है कि इनको थ्रोम्बोलाइसिस हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मरीज को लक्षण आए जी। तो लक्षण जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर हेमरेज होने की वजह से भी हो सकते हैं और इन्फार्क्ट या कि नस ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकता है। राइट। तो कुछ मार्कर होते हैं जिससे अपन कह सकते हैं कि ये हेमरेज हुआ है, अचानक से सिर दर्द होना, तेज होना। हालांकि दोनों केस में सिर दर्द हो सकता है। तो सीटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें थ्रोम्बोलिसिस करना है मरीज का या खून पतला करने का इंजेक्शन लगाना है तो मैं सीटी सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज है, उसमें ही कंफर्म हो पाएगा कि ब्लीडिंग हुई है कि नस ब्लॉक हुई है या इस्कीमिया हुआ है। अच्छा सर, सीटी नॉर्मल होना चाहिए या कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए? प्लेन सीटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्लेन सीटी करना है, कॉन्ट्रास्ट की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रास्ट की जरूरत स्ट्रोक के केस में। अच्छा, जैसे रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ आसपास हॉस्पिटल तो होते नहीं है जी, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर रूरल हॉस्पिटल है वहाँ पे जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर है, पीएससी है, अगर इस तरह का कोई मरीज होता है सबसे पहले तो अपन को आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रोक हो सकता है ये। राइट। उस समय अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ने बीपी चेक कर लिया, शुगर चेक कर लिया और इमीडिएटली गाड़ी बुला के जो भी नियरेस्ट सेंटर है आपके, जहाँ पे सीटी की फैसिलिटी हो, जहाँ पे मेडिसिन या न्यूरो के डॉक्टर हो अवेलेबल हो, वहाँ मरीज को तुरंत शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए।
या टेलीफोनिकली अगर टेली वीडियो की टेली कंसल्ट की आपका सुविधा उपलब्ध हो तो टेली उससे भी अपन किसी न्यूरो के डॉक्टर से सलाह करके आगे रेफर करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है। राइट जी। अच्छा सर, जैसे आपने पहले बताया था बीपी और शुगर के पेशेंट्स, तो यूजुअली इनमें कितना हाई रिस्क रहता है स्ट्रोक के लिए, या ये मोस्ट हाई रिस्क है? हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज होना सब रिस्क बढ़ाते हैं। अगर दोनों साथ में बीमारियां हैं तो रिस्क और ज्यादा डबल हो जाती है। इसके साथ में अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, स्मोकिंग की आदत है, तो सारी एक एक बीमारी होना भी रिस्क है और सारी एक साथ होना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट। तो इनको कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, जैसे जिसको बीपी का इशू है और या जिसको शुगर का भी इशू है, तो उसको प्राइमरी क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसको ये प्रॉब्लम से हम प्रिवेंट कर सकें? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप रहता है स्ट्रोक में वो प्रिवेंशन ही होता है जी। तो जो भी जिनसे आपका हाइपरटेंशन का, शुगर का ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनसे रेगुलर फॉलोअप में रहें। अपनी बीपी को जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से कंट्रोल रखें। जितना आपको डॉक्टर बताते हैं कि इतना बीपी आपको रखना इंपॉर्टेंट है, तो आप जिस तरह से आपको बताया जाता है कि इतना फ्रीक्वेंटली आपको बीपी चेक करना है, शुगर चेक करनी है, तो उसको आप फॉलो करें अच्छी तरह से। डाइटरी एडवाइसेस आपको दी जाती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताए जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डेली वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग होना जरूरी है, एटलीस्ट 5 days a week। राइट। ये करना बहुत जरूरी होता है। शुगर जो है, फास्टिंग शुगर आपकी 120 के आस से कम रहे तो अच्छा रहता है, फास्ट खाली पेट की। बीपी आपका 120-80 के आसपास रहना जरूरी रहता है। स्मोकिंग आपको क्विट करनी है, तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस आपको जरूरी है अडॉप्ट करना है। राइट। और इसके अलावा कुछ फूड्स होते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस में, जैसे कि आपको फ्रूट्स हुए, लीफी वेजिटेबल्स हुए, इनको ज्यादा अपनी डाइट के अंदर, हाई फाइबर डाइट को अपने इनकॉर्पोरेट करना है। कुछ नट्स होते हैं जैसे कि आलमंड्स हुए, अखरोट हुए, पिस्ता हुए, इस तरह की चीजों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। शामिल करना जरूरी है। राइट। अच्छा सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो बीपी वाले लोग हैं, इनको ये सारी चीजें हम लोग मतलब ये डाइट चार्ट वगैरह सब कुछ फॉलो करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन समटाइम्स फिर भी क्या होता है कि सब कुछ मेंटेन, सब डाइट चार्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ चीज कर रहे हैं, तो उसके बाद भी इनका बीपी हाई हो जाता है, बिकॉज समटाइम इनको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। जी। तो क्या ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये भी स्ट्रोक में बिल्कुल डिस्लिपिडीमिया जिसे बोलते हैं, जिसमें जो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL करके जी, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कम से कम 100 से कम रहना चाहिए। अगर पहले स्ट्रोक हो रखा है तो 70 से कम उसकी वैल्यू रहनी चाहिए आपकी। ओके। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन अगर साथ में है तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खाली दवाइयां ले रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं है, तो बड़ा मुश्किल रहेगा इसमें। तो जैसे कि नमक कम लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तला हुआ, भुना हुआ, ये सब चीजें डाइट में आपको कम करनी पड़ेंगी, तो तभी सारी चीजें आपकी बैलेंस हो पाएंगी। अच्छा, ये LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम करने की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है? तो अपन को देखना पड़ता है कितना वैल्यू है, उसके हिसाब से दवाइयां डिसाइड करनी होती हैं। तो इज इट लाइफ टाइम ड्रग और कुछ दिन चालू करके फिर बंद कर सकते हैं? हाँ, तो डिपेंड करता है कि जैसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं तो हम शुरू में थोड़ी डोज हाई करके देते हैं जी, और फिर टारगेट को अचीव करने के लिए डोज को अपन ऑप्टिमाइज करते हैं। तो जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो मिनिमम से मिनिमम डोज पे उसको कंटिन्यू करते हैं मेडिसिन को। जो खून पतला करने की दवाई अपन देते हैं स्ट्रोक के पेशेंट में, यूजुअली वो लाइफ लॉन्ग ही चलती है, तो उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना होता। राइट। अच्छा सर, कुछ जो लेडीज होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनमें भी स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? तो जो प्रेगनेंसी जो स्टेट होती है हमारी, उसमें हमारा जो खून होता है वो गाढ़ा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो। पोस्टमार्टम स्टेट होता है, उसमें खून गाढ़ा रहता है जी। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, वेन्स होता है और एक होता है आर्टरी। तो जो वेन्स होती हैं, जो गंदे खून को वापस लेके जा रही होती हैं सफाई के लिए एक तरह से, तो उनके अंदर क्लॉट बन जाता है खाने को, जिसे सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर अचानक से सिर दर्द होना, तो ये हेमरेजिक इन्फाक्ट होता है, उसमें ब्लीडिंग भी होती है और क्लॉटिंग भी होती है, दोनों एक साथ होती है। तो उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं खून पतला करने का। ओके। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी की इमीडिएटली बाद
अचानक सिर दर्द होना, अचानक से व्यवहार में परिवर्तन होना, दौरा पड़ना, हाथ पैर में कमजोरी आना, तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं सेंट्रल सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस के। ओके, तो इसमें अपन खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं इंस्टेड ऑफ टैबलेट्स नहीं देते उसमें। ओके, टैबलेट से बाद में शिफ्ट करते हैं, पहले इंजेक्शन से। पहले इंजेक्शन में। अच्छा, कुछ जो लेडीज होती है वो हार्मोन पिल्स लेती है जी, हार्मोन्स डेवलपमेंट के लिए, हाँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है इस चीज के? तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, जो मैंने बताया कि वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस जो होता है, तो जो हार्मोनल पिल्स होती हैं वो भी खून को गाढ़ा करती हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर जो लंबे समय से हार्मोनल पिल्स चल रही है, तो उनको भी रिस्क रहती है इस तरह का स्ट्रोक होने की। अच्छा सर, स्ट्रोक जब हो गया उसके बाद रिकवरी की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, कितना टाइम लगता है, और उसके मतलब सिचुएशंस क्या क्रिएट होती हैं? सर, एक तो डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितना बड़ा था जो हुआ है, कितना डेफिसिट था, कितनी वीकनेस थी, उसके बाद पेशेंट कितने टाइम के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया, उस इन्फार्क्ट जो ब्रेन में जो क्लॉटिंग हुई है वो कितनी बड़ी थी, तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं। आपका बीपी कैसा था, शुगर्स कितने कंट्रोल्ड थे, आप कितने इंडिपेंडेंट हो गए आपके जो स्ट्रोक के बाद, तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि प्रोग्नोसिस आगे क्या रहेगी। और अपन जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जितनी जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर, जितना एग्रेसिव फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, इन सबको कंबाइन करके जितना ज्यादा अपन प्रयास करते हैं शुरू में जी, उतनी ही रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं, अच्छे हो जाते हैं जी। राइट। यूजुअली शुरू के 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, जो मैक्सिमम रिकवरी होती है 3 से 6 महीने के अंदर हो जाती है। राइट। इसमें हमारा फिजियोथेरेपी का रोल रहता है, जिसमें पैसिव एक्टिव एक्सरसाइजेस, बॉडी पार्ट की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। स्पीच में प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी, उसमें स्पीच को लेके प्रैक्टिस कराते हैं, बोलने अभ्यास कराते हैं। राइट, वो सब रहते हैं। दूसरा ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जो हमारे बॉडी में डेफिसिट हो गया है, उसी डेफिसिट के साथ अपन दिनचर्या अपनी कैसे रेगुलर रख सकते हैं, वो सब सिखाते हैं। Right. इन सब चीजों का बहुत अच्छा रोल रहता है, साथ में मेडिसिन का रोल रहता है। ओके जी। अच्छा, क्या पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है स्ट्रोक के बाद? ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर स्ट्रोक था और कितनी जल्दी ट्रीटमेंट लिया। ज्यादातर पेशेंट 3 से 6 महीने के अंदर फुल रिकवर हो जाते हैं, पर कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनका स्ट्रोक, अगर मान लो जहां से आपके बॉडी में जो सप्लाई करने वाले जो न्यूरॉन्स थे वो एग्जैक्ट वहीं पे डैमेज हो गया है, वो न्यूरॉन्स बिल्कुल डैमेज हो गया, आपने ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लिया जी, तो वो चांसेस हो सकते हैं कि रिकवरी बहुत डिले हो या फिर रिकवरी ना भी हो जी। तो वो डिपेंड करता है स्ट्रोक की सीवियरिटी पर, लोकेशन पे ही, कहाँ पे स्ट्रोक हुआ है ब्रेन में। अच्छा, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ शायद थोड़ा अजीब हो सकता है, बट क्या मैं ये चाह रहा हूँ, क्या स्ट्रोक को कंप्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल सर। अच्छा। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर जैसे कि बताया कि अगर एल्डरली पेशेंट्स हैं, उम्र जिनकी ज्यादा है, तो उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, तो अपन को तो ये कंप्लीटली नॉर्मल करना पड़ेगा, ये सारी लाइफस्टाइल कंट्रोल में करना, बिल्कुल कंट्रोल में रखना। राइट। डायबिटीज होना अपने आप में रिस्क है, चाहे कंट्रोल है, पर कंट्रोल करने से रिस्क बहुत कम हो जाता है। हाइपरटेंशन रिस्क है, बीमारी है तो रिस्क बन गई स्ट्रोक की, राइट, लेकिन आप कंट्रोल रखोगे तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा, तो इनको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है कि कई बार यंग पेशेंट्स के अंदर भी स्ट्रोक होता है। यूजुअली स्ट्रोक 50-60 साल के बाद ही होता है जी। अगर 40 साल की उम्र पे, 30 साल की उम्र, 20 साल की उम्र पे अगर स्ट्रोक हो रहा है तो उसके लक्षण हो सकते हैं अलग हो जी। तो जो कॉमन स्ट्रोक का यंग पेशेंट में कॉमन कारण रहता है वो हार्ट की वजह से। अच्छा। तो हार्ट की वाल्व्स में कोई डैमेज हो रखा है, अगर हार्ट के पंपिंग सही नहीं है तो हार्ट के अंदर क्लॉट बन सकता है, जो कि डिसलॉज होकर ब्रेन की वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। इसे कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। यंग पेशेंट में स्ट्रोक हुआ है तो हमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं यंग पेशेंट्स के अंदर स्ट्रोक होने के। अगर यंग पेशेंट में स्ट्रोक हुआ है तो कारणों को जानना बहुत जरूरी है, कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं उन केसेस में। राइट। अच्छा सर, जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर पेट खराब हो, मतलब गैस या एसिडिटी हो रही है, तो उससे उनका बीपी शूट करता है, तो क्या उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है? उससे स्ट्रोक तो नहीं होगा, पर ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी के अंदर पेट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो पेट के अंदर कुछ ही परेशानी होती है तो समहाउ हमारे कॉग्निशन को, हमारे ब्रेन को, साइकोलॉजी को ये अफेक्ट करता है। तो बॉडी पार्ट कोई भी अगर सिक है हमारी बॉडी में, चाहे पेट हो, चाहे फेफड़े हो, चाहे पैर में कुछ तकलीफ है, तो ये कहीं ना कुछ बॉडी में इन्फ्लामेशन बनाती है। राइट। तो इन्फ्लामेशन जहाँ होगा तो खून का गाढ़ापन बढ़ेगा। तो स्ट्रोक के लिए स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है।
टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये भी एक लक्षण होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह की स्ट्रेस है तो खून गाढ़ा होने के चांसेस ज्यादा है, तो एक स्ट्रोक के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है वो चीज। अच्छा सर, जैसे मतलब पैरालिसिस, क्या पैरालिसिस भी एक स्ट्रोक की वजह से होता है? स्ट्रोक का मतलब है अचानक से खून पकता है। पैरालिसिस हो गया कि हमारी बॉडी का एक पार्ट काम नहीं कर रहा है, एक साइड काम नहीं कर रहा है, इससे बोलते हैं हेमिप्लेजिया। पैरालिसिस का मतलब बॉडी पार्ट का वीक होना, चाहे वो हाथ की वीकनेस हो सकती है, पैर की वीकनेस हो सकती है, चेहरे की फेशियल पैरालिसिस, चेहरे की वीकनेस हुई, तो ये सब स्ट्रोक का कारण है। पैरालिसिस होना स्ट्रोक का लक्षण है एक तरह से। राइट। अच्छा सर, स्ट्रोक के बारे में सबसे बड़े मिथ्स क्या है? स्ट्रोक के बारे में सबसे बड़ा मिथ यही रहता है कि पेशेंट अनअवेयर है स्ट्रोक को लेके, और दूसरा रहता है कि उन्हें ट्रीटमेंट का पता नहीं होता। वो कई बार घर पे ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं, उन्हें लगता है खुद से ठीक हो जाएगा, लेप लगाना, मसाज करना कि इससे ठीक हो जाएगा, इधर उधर से तेल वगैरह लेना कि इसकी मसाज करेंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रोक के अगर लक्षण लगते हैं तुरंत इमरजेंसी जाना है और डॉक्टर को दिखाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मिथ्या यही रहती है कि ठीक नहीं होगा, यही सोच के बस कि मरीज लेटे हुए हैं, आराम से घर पे लेटा दिया, सेवा कर रहे हैं कि पैरालिसिस हो गया, अब इनको ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं हो सकता। तो अच्छे टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ठीक होने की संभावना पूरी अच्छी से रहती है। राइट। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें तो बेस्ट डाइट क्या होती है जिनसे हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो डाइट में सर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हाइपरटेंशन आपको है तो नमक कम खाना है, तला हुआ कम खाना है। शुगर अगर है तो डायबिटीज के रिलेटेड जो डाइट है आपकी, मीठे डाइट नहीं लेनी है। दूसरा, अपनी डाइट्स में कुछ नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हुए, जैसे बादाम हुआ, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं जी, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, पिस्ता हुआ, तो ये सब अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जी। दूसरा, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब भी डाइट के अंदर अपन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। राइट जी सर। बेस्ट एक्सरसाइज सर ब्रिस्क वॉकिंग आपको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। इसका पैमाना ये कह सकते हैं कि अगर आप वॉक कर रहे हैं और आपको अच्छे से पसीने आने लगे तो ये ब्रिस्क वॉकिंग है जी। आपको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा योगा मेडिटेशन, तो माइंडफुल रिलैक्सेशन योगा हुआ, तो योगा मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्ट्रोक के लिए ही नहीं, सारी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, हर चीज को कंट्रोल में रखेंगे ये चीज। राइट जी। अच्छा सर, एक चीज जो बीच में छूट गई थी मेरे से, विंटर सीजन जी। विंटर सीजन में स्ट्रोक की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये सवाल, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो मैं मानूंगा, लोग फिजिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। फिजिकली एक्सरसाइज करना जी, ये रोज सुबह गर्मियों में तो घूमना हो जाता था, एक्सरसाइज कर लेते हुए, सर्दियों में ठंड की वजह से घर से निकलना बंद हो गया है जी। तो एक तो इम्पोर्टेंट कारण रहेगा फिजिकल इनएक्टिविटी। राइट। दूसरा रहेगा सर बीपी और शुगर्स का कंट्रोल खराब हो जाता है। उसका एक कारण हो सकता है कि अपन सर्दियों में कई बार डाइटरी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि तला हुआ खाना, पराठे खाना, पकौड़े खाना, कचौड़ी या समोसे, ऐसी चीजें ज्यादा खाने लगते हैं, तो फास्ट फूड खाना बढ़ जाता है जी। तो उसकी वजह से बीपी का कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कहीं ना कहीं लूज होने लगता है। फिर दूसरा सर, अगला मैं ये कहूंगा, सर्दियों के अंदर क्योंकि ठंड होती है तो हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं जी, ताकि ठंड बॉडी को ना जाए अंदर, तो उसकी वजह से ब्लड में गाढ़ापन आता है और उससे भी स्ट्रोक के लक्षण, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रहता है कई बार अपन बहुत ज्यादा जुकाम, खांसी, सर्दी, इन्फेक्शंस वगैरह, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, तो जहाँ भी कोई भी इन्फेक्शन हो तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो उससे भी शरीर का जो ब्लड वेसल्स के अंदर खून होता है उसमें गाढ़ापन ज्यादा हो जाता है। राइट। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही रहता है एक मरीजों के लिए कि अपना बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर चेक कराते रहें, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज करें, बाहर जाके थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है। ऐसा नहीं सुबह 4 बजे उठ गए और ठंड में एक्सरसाइज करें, तो ठंड से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वार्म क्लॉथ्स वगैरह पहन के रखें अपने जी, और हाइड्रेशन अच्छा रखें। कई बार सर्दियों में अपन पानी की मात्रा भी कम कर देते हैं, उससे भी खून गाढ़ा होता है, तो हाइड्रेशन अच्छा, पानी का रेगुलर पानी पीते रहें, और ये सब इम्पोर्टेंट चीजें सर्दियों में करनी चाहिए जी। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछने वाला हूँ। वन बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया? मैं हाइपरटेंशन को कंट्रीब्यूट करूंगा सर, बीपी की बीमारी। बीपी बहुत कॉमन है
अभी रिसेंटली हमने कुछ पेशेंट्स फ्री कैंप किया था, उसमें से 100 मरीज में 20-25 मरीजों को बीपी 170 180 इतना हाई बीपी था, दे वर नॉट अवेयर, उन्हें पता ही नहीं था उन्हें बीपी की बीमारी है। राइट। तो बीपी बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा। राइट। एक ऐसा फूड जो हमारे स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है? तला हुआ सर, फ्राइड ऑयली फूड्स, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं बाजार के, ये सारे स्ट्रोक के को बढ़ाएगा सर। लाइक मोमोज हो गया, अच्छा, कचौड़ियाँ हो गई हमारी मथुरा की, हो सकता है। अच्छा, वन बिगेस्ट फूड जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो हमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वो नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। इंडिया, हम लोगों को ऐसी कौन सी एक हैबिट डालनी चाहिए जिससे, कौन सी एक ऐसी हैबिट चेंज करनी चाहिए जिससे हमें फायदा हो? सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के पर्टेनिंग में बोलूंगा, हमें स्मोकिंग बंद करना चाहिए, चाहे वो निकोटिन, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो या फिर चबाने के, तंबाकू के फॉर्म में हो, तो इसको बंद करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है स्ट्रोक का। राइट। ये चीज। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड जिससे हम इमीडिएटली डायग्नोस कर सकें ब्रेन? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस, हमने देखा मरीज को समझ में आया था स्ट्रोक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है सीटी स्कैन करना ब्रेन का। राइट जी। एंड व्हाट, मतलब ये मेरे क्वेश्चन की लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैं पूछूंगा व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन जो हमको सबसे पहले लेना चाहिए? सबसे पहले पहचानना है स्ट्रोक के लक्षणों को और तुरंत इमरजेंसी लेके मरीज को जाना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम इज ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। आप टाइम वेस्ट करोगे तो रिकवरी उतना ही लेट होगा और हो सकता है रिकवरी ना हो। राइट। तो इमीडिएटली इमरजेंसी में जाना है, दिखाना है, और प्रेफरेबली विद इन 4.5 आवर्स एज सून एज पॉसिबल आपको इमरजेंसी पहुंच जाना है। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर साहब से जाना कि ब्रेन स्ट्रोक कितना सीरियस मैटर होता है और हमको इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अपना क्लोजर स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जैसा आप हमारे चैनल के और वीडियो से देख रहे हैं कि हम हर सेंसिटिव टॉपिक पर अपने वीडियो पॉडकास्ट ला रहे हैं, और वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ। हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आइदर MS हैं या MD हैं, और सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। अब बात करता हूं मैं अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट की। अगर किसी भी व्यक्ति को जो सिम्टम्स सर ने बताए हैं, कि अगर मान लीजिए फेस कुछ टेढ़ा हो गया है, या चलने में दिक्कत हो रही है, या बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इंस्टेंटली हमको इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और उसके बाद सबसे प्राइमरी एक्शन है कि जो भी नियरेस्ट मेडिकल सेंटर है वहां जाकर के हमको उनको चेक कराना चाहिए। हमको ये वेट नहीं करना चाहिए कि हम उस चीज के लिए वेट करेंगे, थोड़ा और वेट कर लें शायद सही हो जाए। नहीं, स्टार्टिंग के 4.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमने उसमें वो मेडिसिन दे दी तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में ऐसी कोई भी समस्या है, किसी भी एज ग्रुप के लिए आए, तो सबसे पहले एक मेडिकल सेंटर जाए जहां पर उनको, और अगर जहां न्यूरो के डॉक्टर हो वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। अदरवाइज एज सून एज पॉसिबल न्यूरो के डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इसी के साथ इस शो को विराम देता हूं। धन्यवाद सर आज की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों।